नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ पर आपको पाक भारत ताल्लुकात से मुतल्लिक़ एक बड़ी खबर देते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में दौरा पाकिस्तान मुतवक्किह है। ज़राए का बताना है कि नरेंद्र मोदी अक्टूबर में सार्क समिट में शिरकत करेंगे। रोज़नामा बलूचिस्तान टाइम्स में सीनियर एंकर पर्सन मुईद पीरज़ादा की खुसूसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान और भारत के बैक चैनल राबते गुज़श्ता 1 बरस से जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के माबैन एतमाद की बहाली में मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया का अहम किरदार रहा है। दोनों ममालिक के माबैन एतमाद साजी की बहाली के लिए इजाफी कोशिशें भी जारी रखी जाएंगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मुईद पीरज़ादा साहब। मुईद पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक भारत ताल्लुकात में बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है, तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि मोदी साहब का ये दौरा पाकिस्तान किस हद तक पाकिस्तान और भारत के जो मुज़ाकरात हैं, जो कश्मीर को लेकर मामला है, उसमें अहम किरदार अदा कर पाएगा? देखिए, पहले तो थोड़ी सी वजाहत इसकी जरूरत है कि स्टोरी में भी यही कहा गया है कि ये दौरा मुमकिन था, ये दौरा हो सकता था। ये कोई सेटल्ड और डन डील नहीं है कि अक्टूबर इस साल के अक्टूबर में सार्क समिट में नरेंद्र मोदी आएंगे। वो आ सकते थे, और अगर ये प्रोसेस जो एंगेजमेंट का 1 बरस से ज्यादा से चल रहा है, इनफैक्ट ये प्रोसेस तो 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम किए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो उसके बाद से ये प्रोसेस रुक गया था। फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ कहीं फरवरी या मार्च 2020 में। उसके बाद से मसलसल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुए हैं, और अगर ये कामयाब रहेंगे और अगर इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर ऐसे इक़दाम किए मोदी सरकार ने कि वहाँ एक एहतमाद की फजा बहाल हुई, वो बहुत से स्टेप्स हैं जो इस स्टोरी में हमने आउटलाइन किए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी डिमांड पाकिस्तान की है कि हिंदुस्तान जो वहाँ पर आबादी के तनासब को बदलने के इक़दाम कर रहा है, डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, उसको रोके। और हिंदुस्तान की साइड ने इस बैक चैनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को ये इंडिकेट किया है कि अगर मामला ठीक तय पाते हैं तो फिर ऐसी गारंटीज दे सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज ना हो। तो अगर ये प्रोसेस ठीक आगे चलेगा, अभी तो कुछ इसमें बम्प्स हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमाद अजहर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये प्रोसेस जो इस पर झटका लगा, ताहम हिंदुस्तान की तरफ से कोई रद्द अमल इस पे हुआ नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने ट्रेड को रोकने का फैसला किया। तो अगर ये प्रोसेस आगे चलेगा तो ये ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए अक्टूबर में सार्क के समिट में शिरकत करने के लिए। और एक्चुअल प्लान भी यही था कि ट्रेड रिजम्पशन का ऐलान उस वक्त किया जाएगा। हमाद अजहर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एज फाइनेंस मिनिस्टर, वो थोड़ा सा जंपिंग द गन थी, इन द सेंस कि उन्होंने बहुत सी एक ऐसी चीज पाकिस्तान की साइड से पहले कर दी गई जिसका अभी सही तौर पर वक्त नहीं आया था, उसके लिए काम नहीं हुआ था, उसकी अवेयरनेस नहीं थी। पहले बहुत मजीद काम करने की जरूरत थी, फिर कहीं ट्रेड रिजम्पशन की बात होनी चाहिए। ठीक है मुईद साहब, आप साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार अमजद शेख साहब ने। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये दौरा अभी मुतवक्किह है। अगर ये दौरा हो जाता है तो दोनों ममालिक में तनाज़ात पर किस कदर मुस्बत पेशरफ्त की तवक्कुआत हैं? देखिए, बात यह है कि तनाज़ात का तो बड़ा जो तजर्बा है वो तो कोई ऐसा अच्छा नहीं है। बहुत दफ़ा कोशिशें हो चुकी और हमें पता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हुई, वो भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन किसी न किसी बहाने जो एक्चुअल इशू है उससे भारत दूर रहा। नतीजा ये है कि आज दिन तक उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं आए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हमेशा कोशिश रही है कि वो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वगैरह निकाल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत हो, या आजकल जैसे हम जियो इकोनॉमिक्स की बड़ी बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात है, उधर आप लोगों को लगा के तो वो एक वक्त हासिल कर लें जहां एक बज़ाहिर अमन की एक सूरत नजर आए या अमन की एक शक्ल नजर आए, और वो उस दौरान में अपने मामला सीधे कर। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अमेरिका ने एक फैसला कर लिया हुआ है कि इस रीजन में बाहर सूरत इंडिया जो है वो एक प्रेडोमिनेंट पावर होगी, बाकी सब सबनेट होंगे साउथ एशिया में, और इसके लिए वो एक उनको चाहिए कि पाकिस्तान एक तरफ न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि भारत को जो वो इक्विप करना चाहते हैं इस खित्ते में, जितना भी उसको वो पावरफुल करना चाहते हैं वो किया जाए, जबकि उसके मुकाबले में कोई और ना अलायंस बने ना ही, और क्योंकि ये इंप्रेशन दिया जाए कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक है, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है। नतीजा ये है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो पावर का वो इस दौरान
अनचेक्ड और बेतहाशा भारत की फेवर में चला जाए, क्योंकि उसको वो चाइना के मुकाबले में रखना चाहेंगे और वो उसके इंटेंशन नजर आ रही है। उन्होंने अपनी पॉलिसी जो अनाउंस की है उसमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है। तो इन हालात में पाकिस्तान को मिला क्या? सिर्फ ये कि हम ये कहें कि बातचीत शुरू हो गई, तो उससे तो हम कई दफा ये कहानी सुन चुके और आगे कहीं पहुंचेंगे। तो बात यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो भारत की तरफ से बड़ी वाज़ेह वो इंडिकेटर्स हमें आने चाहिए, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तान, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, हमने जो 370 और उसके जो मुज़मिरात हैं जो आगे चल रहे हैं, उनमें खास तौर पे सबसे ज्यादा डैमेजिंग है जो कश्मीरियों को बिल्कुल ले बैठेगा, वो ये आबादी के तनासब का किस्सा है। जब तक ये चीजें वाज़ेह तौर पे रिवर्स नहीं होती, और मेरे अपने जो तजर्बा है वो ये है कि मोदी ना रिवर्स करेगा ना उसने किया। उसने अपने किसानों को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अपने जो उसने कवानीन अपने लिए जो वज़ा किए, जो उस पर जब तक वो जिंदा है वो वापस नहीं गया। तो एक इंसान की नफ्सियात, उसका सारा जो उसकी अपब्रिंगिंग है, उसकी सोच, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये ज़हन में रखना चाहिए। आज वेस्टर्न वर्ल्ड उसके साथ है, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा अपने मामलात को, अपने ही कवानीन को, अपने ही बनाए हुए प्लान को आगे लेकर चलने की। सही। पाकिस्तान को तो जब तक बहुत ओपन वो डिमांड्स हमारी जो है ये चीजें, उनमें कोई रिलीफ नहीं नजर आता, हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ये हमें, मैं समझता हूँ कि ट्रैप होगा जिसमें पाकिस्तान मूव करेगा तो पाकिस्तान को बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। सही होगा। अमजद शुएब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहित पीरज़ादा साहब, जैसा कि अमजद शुएब साहब ने भी कहा कि अभी वाज़ेह जो इशारे नहीं मिल रहे कि भारत जो है वो हमारे साथ एतमाद की फ़िज़ा बहाल करना चाहता है, या फिर वो जैसे कश्मीर का मसला है उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है, या उसके ऊपर कोई बेहतरी आ रही है। तो फिर क्या ये समझा जाए कि जो भारत की जानिब से पहले ख़त भी लिखा गया मोदी की जानिब से, और उसके बाद फिर ये जो मुतवक्के दौरा है, ये सब सिर्फ एक दिखावा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं फिर वजाहत कर दूं कि दौरे का जिक्र जो स्टोरी में किया है मैंने, वो तो इस हवाले से किया है कि ये मुमकिन हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, ये कोई डन डील नहीं थी, ये कोई फाइनलाइज चीज नहीं थी, इस पे कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि वो आएंगे ही, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरे सार्क समिट के प्रोसेस को सस्पेंड करके रखा हुआ है। चूंकि सार्क के समिट के अंदर एक कंसेंसस है, वहां सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, और पाकिस्तान में जो सार्क समिट है वो कई बरस से नहीं हो सका क्योंकि हिंदुस्तान की लीडरशिप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। ये उनका एक ब्लैकमेल है, उन्होंने इसको हाईजैक किया हुआ है। तो एक तरह से वो एक कंसेशन ग्रांट कर रहे हैं कि हम सार्क के समिट में आ सकते हैं, ताकि दुनिया ये समझे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो गई है। तो हम इस स्टेप तक मूव करने के लिए, मोदी तो दिसंबर 2015 में नवाज शरीफ के खानदान की शादी में भी सडनली आ गए थे, लेकिन उसके पीछे कोई इफेक्टिव मीनिंगफुल प्रोसेस नहीं था। तो क्या अब कोई इफेक्टिव मीनिंगफुल प्रोसेस चल पाएगा? जनरल साहब बिल्कुल कह रहे हैं, जब भी पहले प्रोसेस चलाने की कोशिश की गई, कुछ अरसे के बाद उसमें रोड बम्प्स आ गए और वो प्रोसेस जो है वो उसमें तरक्की या उसमें कोई उसका नतीजा जो है मंतकी नहीं निकल सका। यहाँ पर भी मैं ये समझता हूँ बहुत से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि हमाद अजहर साहब के जो डिसीजन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो समरी थी कॉटन की और शुगर की इंपोर्ट के हवाले से, वो खालिस्तान माशी और इकनॉमिक नोयत की थी, लेकिन ये महज एक फजूल एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा अहम है। उसमें महज इकोनॉमिक अगर इक्वेशन पे आप फैसला करें तो फिर आप हिंदुस्तान को वो सब कुछ दे देंगे जिसकी उनको तलाश है। जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, वो तो यही चाहते हैं कि आप ये कहें कि हम की डोरी है, ट्रेड चल रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जाहिर है फिर कश्मीर की बात तो होगी ही नहीं। पाकिस्तान की तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो कुछ मीनिंगफुल कंसेशंस कश्मीर में करें। अब उन्होंने मजीद एक स्टेप ले लिया है। अगर वो अगस्त 2019 के इकदाम ना उठाते तो सूरत हाल बहुत बेहतर थी। अब जाहिर है वो आर्टिकल 370 को उन्होंने जो रिवोक कर दिया है उसको वापस नहीं लाएंगे, एब्रोगेट कर चुके हैं, 35A को वो खत्म कर चुके हैं। अब तो ये है कि वो क्या दे सकते हैं। तो इसलिए जो इस बैक चैनल डिप्लोमेसी में जो बात हुई है, जो हमें समझ आई है, और इस स्टोरी की अहमियत यह है कि पहली दफा पाकिस्तान के हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने इसे एडमिट किया है। इससे पहले जितनी भी खबरें हम तक आई हैं वो हिंदुस्तान के अखबारात, वहां के सोर्सेज, वहां के अंदर के लीक से, ये पहला प्रिंसिपल लीक है जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल में पाकिस्तान के सोर्सेज ने किया है, और जिसमें यह है कि हमने हिंदुस्तान को ये कहा है कि अगर इस प्रोसेस को चलना है, अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों के दरमियान नॉर्मलाइजेशन हो, तो फिर बहुत से इकदाम उठाने हैं, और उन इकदाम का जो हदफ है, उनका जो मेन फोकस है,
وہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر رہے گا جہاں آپ کو حالات کو بہتر کرنا ہے. آپ نے گارنٹیز دینی ہے ایسی کہ آپ ڈیموگرافک چینج نہیں کریں گے. پانی کے حوالے سے بھی آپ کو گارنٹیز دینی ہے. کشمیری لوگوں کو پرمٹ پہ آزاد کشمیر اور پاکستان آنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اب اس میں بالکل جیسے جان صاحب نے انڈیکیٹ کیا اور جیسے سٹوری کہتی ہے اس میں تھرڈ کنٹریز کا رول بھی ہے اور اس میں برطانیہ کا جو رول ہے وہ یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں. وہ کہ دونوں سائڈز نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ اس کا پارٹیسپینٹ نہیں ہے. تو پھر جو چیز جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جو ہمیں انالیسس سمجھ آتی ہے کہ امریکہ اور اس کے ویسٹرن الائز جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے راستے میں جو مسائل اور ٹینشنز ہیں اس ریجن میں انہیں کم کیا جائے تاکہ ہندوستان کو ایک بھرپور طریقے سے انگیج کیا جائے کوآڈ میں چین کے خلاف. دوسری طرف سے چین یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشنز کم ہوں تاکہ وہ ہندوستان کو امریکہ کے ایمبٹ میں مکمل طور پہ جانے سے روکے. تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس پہ ہمیں پاکستان میں بہت ڈسکشن کرنی چاہیے. بہت ڈسکشن کرنی چاہیے. اور سر جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ دونوں ممالک کے مابین اعتماد سازی کی بحالی کے لیے بھی اضافی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے. تو بہت شکریہ موحد پیرزادہ صاحب آپ کے وقت کا, اور ہمارے ساتھ امجد شعیب صاحب موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ.